हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो या अदरवाइज कोई भी बोर्ड से हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज क्लास 10th का जिसका नाम है सब्जेक्ट का सोशल साइंस, इसमें 5 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न, नॉट ऑब्जेक्टिव, 5 क्या करवाएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, जो कि 100% मुझे उम्मीद है कि सर एग्जाम में आएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ये सभी आपको परीक्षा में विगत कई वर्षों से पूछे आ रहे। आपको यहाँ दिख रही होगी 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में पूछा गया है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको सर इस नंबर पर जहाँ तीर दिख रही है उस नंबर पर आप कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। बिहार यूपी ऑल सबसे एकदम कम दामों में 99 चीप रेट है, जो कि आप इससे पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं, काम ज़्यादा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर करा है सर, इटली के एकीकरण में, क्या सर कौन एकीकरण, तो इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो सर इटली के एकीकरण में मेजनी, तो मेजनी का क्या योगदान था, तो मेजनी, तो इटली के एकीकरण, तो मेजनी का क्या योगदान था, तो जानिए इसका। तो इसका आंसर जान लीजिए क्या कर रहा है। तो मेजनी एक क्या था, उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए क्या था आपका ऑब्जेक्टिव, यहाँ से क्लियर हो गया कि मेजनी क्या था। तो मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को क्या बनाना चाहता था, तो इटली को निरंकुश शासकों से क्या करना चाहता, मुक्त फ्री करना चाहता। यानी कि आपको पता है कि निरंकुश शासन कितना खतरनाक होता था, बहुत जगह राज किया। और इसी तरह वो सर क्या सर इटली में भी क्या सर अपना जो प्रभाव था वो जमा रहा था। लेकिन जो मेजनी था वो सोच रहा था कि वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था। ठीक है, उसे क्या सर, उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था। यानी कि मेजनी जो था वो सर इटली को किस रूप में देखना चाहता था, तो सर एकीकृत गणतंत्र के रूप में। आपका आगा पॉइंट क्या सर कहेगा कि वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। क्वेश्चन पहला बहुत अच्छा समझिए कि वह क्या था, तो वह योग्य सेनापति के साथ साथ क्या था वह, तो ये गणतांत्रिक विचारों का क्या था, समर्थक करता था। अपने क्या सर, अपने देखिए अपना जो उद्देश्य होता है उसकी जो पूर्ति होती है, उसने यंग इटली नामक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गई मेरे बुआ। और यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पहला तो मेजनी क्या था, तो मेजनी उत्तरवादी राष्ट्रवादी क्रांति था। फिर पूछेगा यंग इटली और यंग जो हम लोग महादेश कौन सा है, हम लोग का इंडिया का महादेश है क्या है, चलिए तो ये बताइए कमेंट करके। तो ये पूछा जाता है सर यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो और ये भी पूछ जाए कि सर यंग इटली का स्थापना किसने किया था। तो बोल दीजिएगा कि सर यही सरकार ने किया था। कौन सरकार, तो मेजनी। ठीक है, इसलिए बाद क्या लिखना है कि उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को क्या है, निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा था। ठीक है, यानी कि वो राष्ट्रवादी क्या था, बहुत उग्र था, तो उससे इंग्लैंड जाना पड़ा। वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित करता रहा। और इसी तरह मेजनी को इटली के क्या माना जाता है, तो पैगंबर माना जाता है। यानी सर मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या माना जाता है, तो पैगंबर माना जाता है। यहाँ से और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यू टाइप में क्या पूछेगा कि मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या माना जाता था, तो बोलिएगा पैगंबर। क्या मतलब पैगंबर, समझ में आ रही है ना, बिल्कुल 99 वाला क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा, 100% समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा माय डियर, दूसरा क्वेश्चन है कि सर रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। आपको पता है कि सर रूसी क्रांति के, जब रूसी क्रांति हुआ था वहाँ बहुत कारण था, कैसे हुआ नहीं हुआ तो इसके बारे में लिखना है। तो आपको लिखना है कि जार निरंकुश शासन था, जार निकोलाई द्वितीय का प्रभाव था। तो चलिए मैं बताता हूँ पॉइंट में, कोई भी आंसर दीजिएगा सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में पॉइंट से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, 100 में से 100 लाना है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। देखिए कब कब पूछा गया है, 2010, 2015 और बहुत बार पूछा गया है, लेकिन मैं टाइपिंग नहीं कर सका। ठीक है, इस पीडीएफ को देख लीजिए कितना अच्छा से इसका बनाया गया है पीडीएफ, बहुत अच्छे से। रूसी क्रांति के लिखना है कि रूसी क्रांति के 2 कारण क्या थे, निम्नलिखित थे। वीडियो ना चलिए आपको समझ में आ गया होगा। और इसका देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है जार की निरंकुशता, यानी कि जार की निरंकुश एवं क्या था, अयोग्य शासन था। आपको पता है सर कि पॉइंट देने के बाद हमको कुछ इसके बारे में बता देना होता है। आपको बता देना है कि सर 1917 ईस्वी में पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही शासन व्यवस्था कायम थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गए माय डियर कि सर कि रूस में निरंकुश शासन का व्यवस्था कब कायम था, तो 1917 में। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट लिखते रहा। देखिए पॉइंट जब तक नहीं दीजिएगा तो सर सोशल साल में नंबर मिलने वाला है नहीं। तो राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के देवी
देवी अधिकारों में विश्वास करता था और उसे आम लोगों के सुख दुख की कोई कतई चिंता नहीं थी। कौन? जार की निष्कुल सत्ता एवं एगो शासन का। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट में क्या लगता है कि सर मजदूरों की क्या स्थिति? दैन्य स्थिति, यानी कि मजदूरों का हालत इतना ख़राब था, कहने की बात नहीं। समझ लीजिए कि रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, लेकिन जो इसकी मजदूरी होती है, मेहताना होती है, वो बहुत कम मिलता था। उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वे जो थे तत्कालीन व्यवस्था में क्या थे? असंतुष्ट से। समझ में आ गया ना? वो तो देखिए दूसरा पॉइंट तो अब बच्चा जानता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर कि सर हिंद चीन, क्या सर हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? वीवीआई क्वेश्चन यानी कि गेस क्वेश्चन है मेरे द्वारा। इससे पहले भी आपके एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा स्पार्की एजुकेशन से बनाया हुआ ये वीवीआई गेस क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ वीवीआई लिखा हुआ रहेगा वो मान लीजिए कि गेस क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की संभावना रहती है। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था माय डियर? तो जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर है आपको पहले लिखना। देखिए सभी आंसर को मैंने पॉइंट वाइज आप लोग को बताया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद क्या लिखना है? कि लिखना है आपको कि व्यापारिक सुरक्षा। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। इसके बाद क्या लिखना है कि सर फ्रांस को अंग्रेज एवं डच व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, बिल्कुल। भारत और चीन में अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे, यानी कि क्या सर भारत और चीन जो थे वो क्या सर अंग्रेज से क्या थे? तो वो पिछड़ते जा रहे थे। अंग्रेज क्यों सकता है? अंग्रेज कहता है क्या? जो इंग्लैंड को लंदन ये सब यही सब। ठीक है, तो इसको समझिएगा। पहले भारत में राज किया, बहुत देशों में राज किया। वो अंग्रेजी प्रभाव नहीं होने के कारण हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हुआ? अधिक सुरक्षित था। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब कि इसको जो आर्थिक कारण क्या, जैसे समझ लिया खान पान हो गया, सभी आर्थिक क्रिया मतलब सभी सामाजिक आर्थिक सभी हो गया। ठीक है, तो वियतनाम कृषि प्रधान देश था, जहां चावल और रबर का बहुत अधिक क्या होता था? उत्पादन होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के क्या होता था हुआ? तो यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम इत्यादि उपलब्ध थे। इन संसाधनों का उपयोग कर फ्रांसीसी अपने उद्योग को विकास करते थे। इससे फ्रांस को बड़ा विदेशी बाजार का मिल सकता था। और तीसरा पॉइंट लिख देना है कि सर सभ्य बनाने की नीति। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मेरे आप लोगों को कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरफ फ्रांसीसी भी पिछड़ते एवं अवश्य सभ्य बनना चाहते थे। इन सभी कारणों से फ्रांस हिंद चीन में अपने उपनिवेश की स्थापना करना चाहता था। आप लोग को आई होप कि सर समझ में आ गया होगा। और चौथा क्वेश्चन तो अपने आप में बाप कहलाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सर। असहयोग आंदोलन, क्या क्वेश्चन था? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई मतलब है कि ससुरा इसको याद कर ही लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, चलिए। तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो वीवीआई क्वेश्चन आपको लिखना है कि सर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व में किया गया था, यानी कि असहयोग जो आंदोलन था उसके नेता को किसने किया था उद्घाटन? तो महात्मा गांधी ने किया था। प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। क्या क्या हुआ? तो पहले पॉइंट में लिख देना है सर खिलाफत का मुद्रा, पंजाब में सरकारी की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्यायप्रक और स्वराज की क्या करना? प्राप्ति करना। गौ नंबर 3 पॉइंट मैंने दिया। इसके बाद आपको लिखना है कि सर इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। प्रथमतः अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने व नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार आदि। एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। द्वितीयक रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना आदि ये जन आंदोलन। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन बहुत गेस क्वेश्चन है कि सर गंदी बस्ती यानी कि घेटो कहते हैं क्या सर? असलम पद्धति को हम लोग घेटो कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो गंदी बस्ती या असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं? वीवीआई गेस क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। स्पार्की एजुकेशन का पीडीएफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेने का प्रयास कीजिएगा। छोटे गंदे और अस्वस्थ स्थान से देख लीजिए, आप दिल्ली मुंबई जाइएगा तो वहाँ क्या एक ही रूम में 10 गो 20 गो मजदूर रहते हैं, तो इसी को कहते हैं असलम पद्धति। जहाँ बहुत गंदा हो और आदमी रहते हैं अपनी क्या करने, देखिए पेट संभालने वास्ते, तो इसी को क्या कहते हैं? असलम पद्धति। इसको अपने वाक्यों में लिख देना है, बस नंबर मिलेगा। तो छोटे गंदे और अस्वस्थकार स्थानों में आवासीय स्थल असलम कहलाते हैं। ठीक है, समझ आई? असलम पद्धति किससे कहते हैं? ठीक है, फिर क्या ऐसा देखिए औद्योगिकीकरण, यानी कि जब मुंबई था तो मुंबई में क्या सब देखिए बहुत पहले उद्योग था, तो जो यहाँ के आदमी थे वो वहाँ जाते थे कमाने के लिए, तो बहुत यहाँ पर क्या था? असलम था, यानी कि बहुत आदमी एक ही जगह पर रहने का
दी अड्डा बना लेते थे, ठीक है, तो उसी को अस्लम कहते हैं। तो औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए अस्लम क्षेत्र की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर औद्योगिकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ अस्लम पद्धति का विकास हुआ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक कहाँ गए, अपने गांव घर से छोड़कर कारखानों के क्या करें, देखिए, निकट रहने बाध्य हो गए। वहाँ उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः उनके चालों, रेन बसेरों तथा कॉन्टेंट्स में रहना पड़ा। ये जगह अत्यंत अस्वस्थकर एवं गंदी बस्तियाँ थी। इस प्रकार उद्योगकरण एवं कारखानेदारी प्रथा ने अस्लम पद्धति क्या की शुरुआत की। आई होप कि सर आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन से देख लीजिए छठा कि सर भारत को सोने की सर क्या कहा जाता है, बर्ड कहा जाता है, चिड़िया, ठीक है। तो भारत को सोने की क्यों कहा जाता है, तो इसको चलते हैं भिव्या क्वेश्चन से, भारत की चिड़िया, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये गाना भी सुने होंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखना कि भारत पहले सूती कपड़ों का प्रमुख उत्पादक और क्या था, निर्यातक था। यानी कि भारत जो पहले था वह सूती कपड़ों का प्रमुख उत्पादक, यानी कि सूती कपड़ों का उत्पादक यहाँ होता था, और निर्यातक यानी कि दूसरे देशों में भी पहुँचा जाता था। स्थल और जल दोनों मार्गों से भारत के कपड़ों और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते, यानी कि स्थल और यानी कि रोड से और जल के, यानी कि नाव जो होता है, नाव और सड़क मार्ग, दोनों मार्गों से भारत के कपड़े जो थे, वो मसाले थे, वो दूसरे देने जो भाग में थे वो पहुँचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से भारत पहुँचती थी, ठीक है। यानी कि वापसी में जब था ना, वो सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं कहाँ पहुँचती थी, तो यूरोप में पहुँचती थी, यूरोप से भारत पहुँचती थी, ठीक है। इसलिए भारत को सोने की क्या कहा जाता है, चिड़िया कहा जाता है, चिड़िया, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया ना हुआ। चलिए कंप्लीट हुआ यहाँ से क्वेश्चन। आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, नंबर पर कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा वीवीआई क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जैसे एग्जाम में आएगा। 460-70 की तैयारी इस चैनल से कर सकते हो, ना कि आपको फर्स्ट और ना कि आपको पास होने के लिए, ठीक है। आप मेरे चैनल को आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सर आपको बिलीव करके ले लेना चाहिए। 99 वाला कोर्स है, ज़्यादा हुज्जत नहीं, फ्री में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। बस वही बात है कि जल्दी आप अभी पीडीएफ लीजिएगा तो सर कम से कम टाइम में आप याद करके बना लीजिएगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा। बस वही बात है, पीडीएफ लेने का मतलब होता है, ठीक है। तो 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा और इस अंदाज कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर समझाने का प्रयास कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि ये सब बिहार और यूपी का एकदम क्या है सर, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जो कि 5 गो मैंने सिलेक्शन क्वेश्चन लाया। और वैसे आप चाहिए कि सर हमको बहुत क्वेश्चन चाहिए, तो आपको बताया कि 99 वाला क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा। कम से कम 500 सब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा ऑल सब्जेक्ट से। बोलेगा सर 500 सब्जेक्ट आप इतना दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, तो हम बोलेंगे मेरे पास सब बनाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि दी एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। बस आपको खाली लेने की देर है। आप 99 में, और 99 सबसे कम प्राइज़ है, और आपको मुझे नहीं लगता कि 99 में कोई देने वाला है। फिर अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय भारत, लव यू।